आज क्यूपी न्यूज की टीम पहुंची चैनल की ओर से चलाए जा रहे एक शख्सियत एपिसोड के तहत फर्रुखाबाद जिले के कस्बा शमशाबाद और परिवर्तन का एक ही संकल्प, नदीम फारूकी ही विकल्प के नारे को 100% सफल बनाते हुए शानदार जीत दर्ज करने वाली नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष जोया फारूकी के पति नदीम अहमद फारूकी पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से की मुलाकात। और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नदीम अहमद फारूकी के अनछुए पहलुओं को जाना। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं फर्रुखाबाद ज़िले के शमशाबाद कस्बे में बैठा हुआ हूं और यहाँ मेरे पास एक बहुत ही मशहूर मारूफ और एक ऐसी शख्सियत विराजमान है, तशरीफ़ फरमा है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है नदीम फारूकी। समाजवादी पार्टी में अपना बहुत अच्छा वर्चस्व रखते हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब करेंगे, राजनीति पर उनसे रिलेटेड तमाम हम ये चर्चा करेंगे जो आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी आज की जो परिचर्चा है, आज की जो चर्चा है, इस पर अपने सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। तो आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं, रूबरू कराते हैं जनाब नदीम फारूकी साहब से, जो एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कब से और कैसे हैं? आपका मुस्तकबिल यहीं है या कहीं बाहर से आके इस शमशाबाद में आप विराजमान हुए हैं? नहीं, हमारे आबा अजदाद इसी कस्बे से ताल्लुक़ रखते थे जी। बहुत बरसों पुराना हमारा यहाँ का यही हमारा वतन है। अच्छा। वालिद का नाम आपका क्या रहा? वालिद हमारे काजी मकबूल अहमद फारूकी साहब थे, जो यहाँ चेयरमैन भी रहे। अच्छा, राजनीति में यानी कि आपको विरासत में मिली है? ये पब्लिक की खिदमत का, ये खिदमत हमारे घर से हमेशा होती चली आई है। अच्छा। हमारे ताया भी चेयरमैन रहे हैं। अरे हमारे दादा यहाँ शहर काजी रहे हैं जी। और मैं खुद चेयरमैन रहा, अब मेरी अहलिया चेयरमैन है। अच्छा, अहलिया है। तो ये हमारा घर यहाँ हमेशा खिदमत में रहा और यहाँ तमाम जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो हमारे घर से ही वाबस्ता रही। जी। तो इस बार जो आपने चुनाव लड़ा है वो कितने वोटों से जीता है और जनता ने आपको कितने वोटों से जिताया है? मैं 1855 वोटों से जीता हूँ। 1855 वोटों से। क्या कोई कंपटीशन ऐसा रहा दमदार जिससे आपको लगा कि इससे ख़तरा है मुझे? चुनाव का मतलब ये है कि कंपटीशन तो होता ही है और बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उनका प्रत्याशी भी सशक्त ही होता है। जो नंबर 2 पर रहे हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। अच्छा, मैंने सुना है आपने 20 साल में आपका गैप रहा, 10 साल का आपका गैप रहा, आप 10 साल चेयरमैनी पे नहीं आए, कोई दूसरा चेयरमैनी रहा। तो विकास कार्यों के बारे में आप क्या कहेंगे कि उस 10 साल में और आपके विकास कार्य में क्या अंतराल रहा, क्या गैप रहा? ये तो आप ये तो स्वतः प्रमाणित है। जब मैं 2006 से 11 तक चेयरमैन रहा तो उस रिजिम में मैंने अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, बैंक, पार्क, ये सब मेरी ही कोशिशों से और मेरे ज़रिए कराया गया। और गंगा का पुल जो यहाँ बना है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम हुआ है, वो भी हमने ये उसमें कोशिशें की हैं जी। ये तो काम हमारे पीरियड का है जो अभी दिखाई पड़ रहा है जी। जो 10 साल चेयरमैन साहब रहे हैं उनका कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग उनके ज़माने के लिए, कुछ सड़कें गलियाँ ज़रूर बनी हैं लेकिन ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी है। अच्छा। तो ये तो प्रमाणित है, ये दिख रहा है, आवाम को भी मालूम है जी। सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ कायमगंज इलाके में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक रहे हैं, राजनीति उनके दादा परदादा और पुश्तैनी राजनीति रही है। यहाँ से उन्होंने बड़ा अच्छा अपना सफ़र भी शुरू किया है, लेकिन उन्होंने जो फर्रुखाबाद का विकास होना चाहिए था उस तरह से जिस मुकाम पे वो थे, मान लीजिए आप आज चेयरमैन हैं तो आप अपने यहाँ का उस हिसाब से, चेयरमैन के हिसाब से विकास करा रहे हैं। एक हिंदुस्तान लेवल का नेता और अपने क्षेत्र का अगर विकास नहीं करा पाए तो सर उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसीलिए तो पब्लिक उनको नकार देती है जी। 2019 के इलेक्शन में जी आपका इशारा सलमान खुर्शीद साहब की तरफ। जी, बिल्कुल। मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब को 55,000 वोट मिले सिर्फ जी। और उनकी अहलिया को 2022 के असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 2,000 वोट मिले
जी। तो पब्लिक भी तो उनको नकार रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये आने वाला जो वक्त है, इसमें लोग कह रहे हैं कि वापस से कांग्रेस का रुझान पब्लिक का हो रहा है, जैसे कर्नाटक जीत लिया। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता कर्नाटक में हो, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में हो, अच्छी बात है, महाराष्ट्र में हो, अच्छी बात है, हरियाणा में हो, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे रही है। सर, अब आपकी पार्टी से ही रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री साहब रहे अखिलेश यादव जी, और बड़े अच्छे उरूज पे रही, लेकिन इसका ये जो घटता स्तर आज हमें दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी की 2, 4, 5, 10 ही सीटें नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वजह रही आखिर कि समाजवादी पार्टी की ये अब सीटें नहीं निकल रही हैं, जबकि एक ज़माने में फुल बहुमत से सरकार बना चुकी थी? उसके बाद एकदम इतना स्तर घटना कहाँ तक? कहाँ है? अभी हमारे गठबंधन को 2022 के इलेक्शन में 125 सीटें मिली हैं ना, तो कहाँ 2, 4, 5 सीटें कहाँ हैं? और पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हम। जी जी सर, ये कहा जाता है और सुना भी जाता है कि अखिलेश साहब जो हैं वो जो कार्यकर्ता है उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और जो उनके यानी कि सपोर्टर रहे, दाहिने हाथ रहे कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, उनको ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से पार्टी जो है वो उसका स्तर गिर रहा है। अखिलेश यादव हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जी। कई लाख नहीं बल्कि करोड़ों के साथ वो अपना फोटोग्राफ करा चुके हैं। जी। तो ये तो बात बिल्कुल खारिज सिरे से कि वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। सर, उसी की तो वजह रही कि नरेंद्र बाबूजी जो हैं वो भाजपा में चले गए। क्या कहेंगे इस पर आप? नरेंद्र बाबूजी ने के बेटे ने 2014 में बगावत करके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जी। उसके बाद 2021 के इलेक्शन में उनकी बेटी ने ज़िला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़ा, सपा से बगावत करके लड़ा। जी। फिर नरेंद्र सिंह बाबूजी ने स्वयं 2022 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी से विद्रोह करके लड़ा, 12,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए। अच्छा। और फिर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी की नाराज़गी में चले गए। ये लगातार बगावत वाले लोगों का तो जाना ही बेहतर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब आगे वाले आने वाले उसमें समय में आपका क्या प्लान रहेगा? क्या कभी विधायकी के चुनाव के लिए आपने सोचा है? मैंने 2007 के इलेक्शन में कायमगंज विधानसभा से विधायकी के लिए आवेदन किया था। जी। उसके बाद ये सीट रिजर्व हो गई। अच्छा। फिर मैंने एक मरतबा फरखावा से ट्राई किया, टिकट नहीं मिल पाया। अच्छा। आगे पार्टी हमें कहीं पर इलेक्शन लड़ाएगी तो मैं ज़रूर लड़ने की ख्वाहिश रखता। अच्छा। तो सर, यहाँ की जनता के लिए आप क्या चाहते हैं? जनता के लिए, और आप सरकार से या अपनी पार्टी से क्या चाहते हैं? क्या और होना चाहिए यहाँ? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बड़े पैमाने पर जी। हिंदू मुस्लिम ने हमें वोट दिया है। जी। बहुत कसीर तादाद में हमें वोट दिया है। जी। इसके लिए मैं उसका शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। जी। सरकार से मैं अपेक्षा करूँगा कि वो नगर के विकास के लिए ज़्यादा तवज्जो दे। मैं बराबर अधिकारियों से और सरकार में बैठे मंत्रियों से संपर्क करूँगा, क्योंकि मैं एक लॉ के अकॉर्डिंग चेयरमैन, मेरी पत्नी हैं, तो उसमें ज़ाहिर है सब सरकार भी जो है वो हमारी भी सरकार है, तो हम उसे प्रयास करेंगे कि नगर के विकास के लिए वो जो भी हमें सहूलियतें दे सकते हैं उसके लिए हम उनसे अनुरोध करेंगे, और निश्चित है हमारे अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। जी जी। अच्छा सर, अब जो राजनीति चल रही है, अब जो राजनीति हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ों को देखते हुए आप आज की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? ये है तो गलत, राजनीति के लिए ये घातक है। कुछ राजनीतिक दल ने अपनी प्रगति और उत्थान के लिए संप्रदाय का सहारा लिया, संप्रदायवाद का, जो तो पूर्णतः गलत है। नेता और जनप्रतिनिधि का काम विकास कराना होता है। जी। मैं भी इस चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच गया। मुझे मुसलमानों के वोट के साथ साथ हिंदू समाज का भी बहुत वोट मिला, इसलिए शमशाबाद की जनता ने तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को नकार दिया है। मैं और नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि विकास के मुद्दे की बात करें। निश्चित ही अब जनता विकास चाहती है, जब विकास की बात आगे आएगी तो हिंदू मुस्लिम की बातें पीछे रह जाएंगी।
अच्छा सर, एक सवाल है, ईवीएम से रिलेटेड सवाल कई खड़े होते रहे हैं, हमेशा से ही खड़े होते रहे जब से ईवीएम शुरू हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त जो है, जो चुनाव हो वो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो? क्या कहेंगे आप ईवीएम के बारे इस पर हमारी राय देने का कोई मतलब नहीं जी। ये नीतिगत मामला है जी। और इस पर हम बहुत नहीं कह पाएंगे। ये बहुत टेक्निकल मामला है, वृहद स्तर का मामला है और बड़े लोगों का मामला है। जी जी जी, क्योंकि इसका बस मैं ये चाहूँगा कि चुनाव आयोगों पर निष्पक्ष रहे और चुनाव आयोग पर हर पार्टी का विश्वास रहे। जी बिल्कुल। सर, इस वक्त आप समाजवादी पार्टी में किस पद पर हैं? मैं लगभग 8 साल समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा। जी। तो अभी 2 महीने पहले तक मैं जिलाध्यक्ष था। अच्छा अच्छा। अब मेरे दूसरे साथी से हैं, तो इस वक्त तो अभी कुछ नहीं है। पार्टी को संगठन में जिम्मेदारी देगी तो ठीक है, वरना हम लोग तो इतना लंबे टाइम से संगठन के काम कर रहे हैं कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही हमारी पहचान और हैसियत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे दर्शकों हमारे आज के शख्सियत कार्यक्रम में नदीम फ़ारूक़ी जी, जो फ़र्रुखाबाद ज़िले के एक कस्बा है शमशाबाद, जहां आज हम लोग आए हुए हैं और उनसे मुलाकात की। हम लोगों ने चर्चा की, राजनीति के बारे में भी चर्चा की, उनसे रिलेटेड भी चर्चा की। उनका मुस्तक़बिल भी यहीं बना है, मुस्तक़बिल आगे भी यहीं रहेगा। वो एक बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं। आज हमने लोगों ने मुलाकात की। अगर हमारी इस चर्चा में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना सुझाव ज़रूर दें। नमस्कार।